नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं कि सार्थक पहल से देश में कृषि क्षेत्र में नवाचारों को दिया जा रहा है बढ़ावा। खेती में लाभकारी साबित हो रहा है ड्रोन का उपयोग। ग्रामीण युवाओं के लिए बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। ड्रोन दीदी बनकर लड़कियां भी हासिल कर रही हैं आमदनी। बिहार सरकार मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए मशरूम किट पर दे रही है 90% अनुदान। उद्यानिकी विभाग ने 60 रुपए तक की मशरूम की एक किट की लागत लाभार्थी को अधिकतम 90% यानी एक किट पर 54 रुपए का मिलेगा अनुदान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के किसान लेवेंडर की खेती की ओर होने लगे हैं आकर्षित। इंचा गांव में 5 लाख लेवेंडर मदर प्लांट की सफल खेती, किसानों की आय में होगी वृद्धि। और गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बारिश से सौराष्ट्र के पोरबंदर और जूनागढ़ में बिगड़े हालात। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बढ़ी परेशानी। वर्षा के कारण नेपाल से सटे पूर्वी यूपी में नदियों का जलस्तर बढ़ा। यूपी में बचाव और राहत दल सक्रिय। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से देश में कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में ड्रोन का उपयोग खेती में लाभकारी साबित हो रहा है। खेती किसानी में ड्रोन तकनीक के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलने के विषय पर कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के प्रणेता और भारत में ड्रोन मैन के नाम से विख्यात शंकर गोयनका से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से भारत में हवाई चप्पल पहनने वाले युवा आज न केवल हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं बल्कि कृषि विमान यानी ड्रोन भी उड़ा रहे हैं। भारत में इसी संकल्पना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ड्रोन मैन के नाम से विख्यात शंकर गोयनका हमारे साथ मौजूदा ये बात करते हैं। शंकर जी, सबसे पहले आपको बधाई। आपका जो विजन था 2 दशक पहले आपने सोचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको सार्थक न केवल किया बल्कि जमीनी स्तर पर अब ड्रोन दीदियाँ भी तैयार हो रही है। क्या कहेंगे, ड्रोन की शुरुआत कब हुई और आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? ड्रोन की शुरुआत तो मेरे जहन में करीब 2 दशक पहले से आई। पहले मैं देखता था बाढ़ का टाइम आया, कुछ ऐसी इमरजेंसी आई, कोई ये हुआ, तो मैं देखता था कि कैसे सुविधाएं हेलीकॉप्टर के माध्यम से या प्लेन के माध्यम से गिराई जा रही है। तो एक घटना ऐसी हुई कि हमारे कलकत्ता के अंदर जब एक बाढ़ का सीन आया, बांग्लादेश में था मैं, तो देख रहा था कि जो फूड पैकेट वगैरह ऊपर से गिरा रहे थे वो खाली 10% 5% नीचे पहुंच रहे थे, बाकी सारे वेस्ट हो रहे थे। तो ऊपर से हेलीकॉप्टर दिखा, नीचे एग्रीकल्चर दिखा, बाढ़ दिखी। उस समय मेरे जहन में आया कि क्या कभी भारत में ऐसा होगा कि ड्रोन के माध्यम से यदि हम खेती में कुछ कर सकें। उस समय ये तो नहीं पता था कि किस काम में आएगा, पर ऐसे ऐसे कुछ दिमाग में था। फिर हम इसके ऊपर फिर आज से करीब 3-4 साल पहले, 5 साल पहले फिर दोबारा काम आया। प्रधानमंत्री जी का, मोदी साहब का विजन मिला कि यार नई टेक्नोलॉजी इस देश में अब ये पॉसिबल है। तो जब हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ पता लगा इसके लिए तो फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं, बहुत सारे लाइसेंसिंग प्रोसेस हैं, बहुत सारी परमिशन है, ग्रांट है, अप्रूवल है। फिर हौसला टूट गया कि नहीं होगा। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि पीएम साहब के मुंह से सुना कि भी ड्रोन क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो फिर वापस से एक संकल्प बना और इसके ऊपर काम करने लगे। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से अलग अलग राज्यों में एग्रीकल्चर के ऊपर बात करने जाता था। तो वहाँ पे मन में आया कि कैसे हम इसको लगे। तब पता लगा कि 1 एकड़ खेत में 150 से 200 लीटर पानी लगता है और करीब दवाइयाँ बहुत लगती है। एक आदमी को 5 से 6 घंटे लगते हैं दवाई छिड़कने में। हमने 27 सितंबर 2021 को पहली बार सवाई माधोपुर में ड्रोन का डेमो किया नैनो यूरिया छिड़कने के लिए। फिर हम ये इसको पसंद किया गया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में 7 अक्टूबर 2021 को इसके बारे में बात करी और मैं ओवरनाइट जो है नेशनल हीरो बना ड्रोन के ऊपर। तब लोग पूछने लगे कैसे करना चाहिए, क्या ड्रोन है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज, फर्टिलाइजर, कोऑपरेटिव, सब मंत्रालय जो इसके बारे में बात करने लगे और तब हम ड्रोन को लेकर आए। फिर
फिर हमने रजिस्ट्रेशन किया और उस समय चूंकि ड्रोन भारत में बनता नहीं था, तब हमने शुरू में बाहर से लाए, इसको असेंबल किया, इसके ट्रायल करे, इसके हमने बहुत सारे प्रमोशन करे। भारत के कई राज्यों में जाकर हमने ड्रोन के बारे में करीब 1000 से प्लस डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया कि कैसे कैसे ड्रोन लाया जाए। फिर हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फरीदाबाद में शुरू करी और हमने फिर इसके जितने लाइसेंसेज होते हैं ड्रोन को बनाने के लिए वो भारत सरकार से लिए और अब इसका काम हम बहुत सफल तरीके से कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से 15 अगस्त 2023 को ये कहते हैं कि मैं ड्रोन दीदी बनाऊंगा, ड्रोन लखपति दीदियों को लखपति बनाऊंगा और ड्रोन दूंगा। तो चूंकि हर बार सुनते थे, इस बार सुना, बहुत अच्छा लगा। 103 दिन के अंदर ये स्कीम अनाउंस हुई, बनी और 15 अगस्त को जब अनाउंसमेंट हुआ उसके हिसाब से 130 दिन के अंदर ये स्कीम धरातल पे आई और इसका काम तेजी से शुरू हुआ, बजट पास हुआ और विद इन नो टाइम 1094 ड्रोन दीदी ट्रेंड हुई, उनको ड्रोन दिए गए और वो अपने क्षेत्र में जाकर ड्रोन के ऊपर बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। तो ये थे ड्रोन मैन के नाम से विख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप उद्यमी शंकर गोयनका, जिनका मानना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से कृषि में ड्रोन के उपयोग से एक और जहां किसानों की लागत कम और उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ने के साथ साथ महिलाओं के लिए मान सम्मान बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शुभम के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और बिहार सरकार राज्य में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसके लिए इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी शासन ने की है। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य के युवाओं और किसानों को मशरूम उत्पादन के लिए अनुदान पर मशरूम किट उपलब्ध करा रही है। बिहार सरकार मशरूम उत्पादन किट पर 90% अनुदान मुहैया करा रही है। उद्यानिकी विभाग द्वारा मशरूम की एक किट की लागत 60 रुपए तय की गई है, जिस पर लाभार्थी को अधिकतम 90% यानी कि एक किट पर 54 रुपए का अनुदान मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत एक आवेदक को न्यूनतम 25 और अधिकतम 100 किट दी जाएंगी। एक मशरूम किट का वजन 5 किलोग्राम होगा, जिसमें 100 ग्राम उच्च गुणवत्ता का मशरूम स्पॉन मिला होगा। साथ ही इस योजना की खास बात यह है कि इसके लिए आवेदक के पास जमीन नहीं होगी, तब भी योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को प्राधिकृत संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। इच्छुक व्यक्ति को मशरूम किट योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक किसान बिहार सरकार के उद्यानिकी विभाग की विभागीय वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर किसानों को मशरूम से संबंधित योजना पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मशरूम किट वितरण पर क्लिक करना होगा। आवेदन के लिए किसान के पास कृषि विभाग से प्राप्त DBT संख्या होना आवश्यक है। आवेदन के साथ मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, किसान रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर के इस जिले में कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि विभाग ने रामनगर तहसील के इंचा गांव में लगभग 5 लाख लेवेंडर के मदर प्लांट की सफलतापूर्वक खेती की है। लेवेंडर किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर का कृषि क्षेत्र लेवेंडर की खुशबू बिखेरने के लिए तैयार है। कृषि विभाग ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में तहसील रामनगर के इंचा गांव में 100 कनाल भूमि पर 5 लाख लेवेंडर मदर प्लांट की सफलतापूर्वक खेती की है। यह उधमपुर में पहली बार लेवेंडर की खेती है। यह उधमपुर में लेवेंडर की खेती की पहली पहल है, क्योंकि इस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की संरचना इस सुगंधित पौधे की किया जाएगा, जिससे उनको दोहरा लाभ मिलेगा। लेवेंडर की बड़ी मांग को देखते हुए किसानों की आय में बड़ा इजाफा होगा। वहीं दूसरी तरफ किसानों की आय में वृद्धि और बंदरों के आतंक से राहत मिली, जिनकी इस क्षेत्र में
लेवेंडर की खेती को लेकर सरकार भी सक्रियता के साथ कार्य कर रही है। लेवेंडर को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं के चलते स्थानीय महिला अंजू देवी लेवेंडर की खेती को महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के अवसर के रूप में देखती हैं। रामनगर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रफीक अहमद के लिए 5 लाख पौधे वाली एक नर्सरी तैयार है। रफीक अहमद जलाल किसानों को पारंपरिक फसलों के इस आकर्षक विकल्प को अपनाने और बंदरों के आतंक से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ देख के हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ इतनी अच्छी ये पनीरी लगी हुई है, फूल भी इनको निकल आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आगे चल के जो मेरी माता बहनें हैं घर में बैठी हैं बेचारी, कोई काम नहीं है उनको, तो वो अपने घरों में ये लगाएं, अपने खेतों में ये लगाएं। मोदी जी बोल रहे हैं, जहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। इन महिलाओं के लिए अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए घर बैठे अपने इनकम का सोर्स से बना सकते हैं। वो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी हाई अल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग हैं, किसान हैं, जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करें और इंचा के पास जो नर्सरी लगी है वहाँ से अपने प्लांट्स लेकर अपने खेतों में लगाकर उगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय ने इस पहल को लेवेंडर के पौधों को बढ़ावा देने वाली बैंगनी क्रांति का हिस्सा बताया। सलोनी राय ने कहा कि 5 लाख और पौधे लगाए जाने की योजना के साथ ही अब उधमपुर एक सुगंधित केंद्र बनने के लिए तैयार है। इस पहल से किसान सशक्त बनेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। सरकार का जो पर्पल रेवोल्यूशन का इनिशिएटिव है, उसमें उधमपुर ज़िले में भी प्लांटेशन किया जा रहा है लैवेंडर का, जिसमें हमने 100 कनाल ज़मीन आइडेंटिफाई करी है, जिसमें हमने लैवेंडर प्लांटेशन किया है। 5 लाख रूट स्टॉक तक प्लांट कर दिए गए हैं और आने वाले सितंबर में हम 5 लाख रूट स्टॉक्स और प्लांट भी करेंगे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और इसमें जो जम्मू कश्मीर सरकार का HADP का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें फार्मर्स को बहुत सारे डोमेन्स में सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, उसमें हम लैवेंडर प्लांटेशन को भी इंक्लूड करेंगे ताकि जो फार्मर्स को इनकम डबल करने का भारत सरकार का विजन है उसको हम अचीव कर पाएँ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सौर किरण योजना ऊर्जा के गैर परंपरागत एवं नवीनीकरण योग्य स्रोतों एवं आधुनिक कृषि तकनीक के मेल से कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों को लाभान्वित करने का प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में गीदम ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बड़े तुमनार में लगभग 20 लाख रुपए लागत का सोलर फार्म स्टेशन स्थापित किया गया है। इस सोलर फार्म स्टेशन से कृषक पंपों का ऊर्जीकरण करना न केवल सिंचाई क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा, बल्कि इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के आधुनिक कृषि मशीनरी जैसे ग्रेशर और बीडर जैसे उपकरण भी संचालित होंगे, जिन्हें अब तक विद्युत ऊर्जा के माध्यम से चलाया जाता था। साथ ही यहां सौर ऊर्जा से संचालित धान कुटाई की लघु मिल भी स्थापित की गई है, जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होगी। इस संबंध में इस सोलर फार्म स्टेशन के ऑपरेटर ने बताया कि इस सौर ऊर्जीकृत लघु मिल से धान से निकलने वाली चावल की गुणवत्ता बेहतर होती है और चावल भी कम टूटते हैं। साथ ही खेती में काम आने वाले अन्य मशीन भी इसके माध्यम से आसानी से चलाए जा सकते हैं, जिससे किसानों को समय और श्रम की बचत होगी। इसके लिए कृषकों के एक समूह को सोलर पावर स्टेशन संचालित करने का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। और गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले कई घंटों से बारिश से सौराष्ट्र के पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। वहीं कच्छ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए वडोदरा, नर्मदा, कच्छ, राजकोट, वलसाड़, द्वारका, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, सूरत, गिर सोमनाथ में NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण सिस्टम अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश के कारण नेपाल से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वाराणसी में तैनात NDRF के DIG मनोज शर्मा ने बताया कि फिलहाल वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण हालात बिगड़ने से पहले ही सुरक्षा और बचाव दलों ने कमान संभाल ली है और आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF पूरी तरह से तैयार है।
महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बारिश का पानी निचली इलाकों में भर गया है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियातन नागपुर में सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। शुक्रवार को आजादपुर और अलीगढ़ मंडी में प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। वहीं इंदौर और सूरत मंडी में भाव नीचे आए, जबकि गुरुग्राम मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 18 जुलाई को प्याज का भाव रहा 2,650 रुपए। 19 जुलाई को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,500 रुपए पर आ गया। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 18 और 19 जुलाई को प्याज 2,000 रुपए पर बिकी। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 जुलाई को प्याज का भाव था 2,670 रुपए। 19 जुलाई को इसके सौदे 157 रुपए लुढ़क कर 2,513 रुपए पर हुए। जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में 18 जुलाई को प्याज का भाव था 2,656 रुपए। 19 जुलाई को इसके भाव में 94 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,750 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गुरुवार को प्याज का भाव रहा 2,750 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 50 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 2,800 रुपए। साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम हुई है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रही है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को बस्सी मंडी में जौ के भाव में गिरावट रही। वहीं टूंडला मंडी में तेजी देखने को मिली, जबकि डिबाई मंडी में इस दौरान जौ के भाव स्थिर रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में 18 जुलाई को जौ का भाव रहा 2,121 रुपए। 19 जुलाई को इसके भाव में 28 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,093 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान और 19 जुलाई को जौ 1,900 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही टूंडला मंडी में जौ के सौदों में तेजी के साथ कारोबार। जुलाई को जौ का भाव रहा 2,200 रुपए। 19 जुलाई को इसके सौदों में 50 रुपए की मजबूती आई और भाव 2,250 रुपए पर जा पहुंचा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में होने वाली
खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के किसान सभी खड़ी फसलों की विशेष देखभाल करें, इनके खेतों में पानी जमा न होने दें। गुजरात में गन्ने की फसल को हवा से बचाने के लिए बांस से सहारा दें या फिर इन्हें बांध लें। गुजरात में किसान कपास के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। गुजरात में इस समय अरहर की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के किसान धान, बाजरा और सब्जियों की बुवाई जारी रखें। महाराष्ट्र के पुणे के किसान कपास में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए नीम के अर्क का छिड़काव कर लें। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में अदसाली गन्ने की बुवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के सतारा में धान और बाजरा की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान हल्दी के रोपण के 45 दिन बाद इसमें नाइट्रोजन की पहली खुराक डाल लें। महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान उड़द, मूंग, सोयाबीन, अरहर और सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। कर्नाटक के किसान मूंग को मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। कर्नाटक के किसान सोयाबीन को झुलसा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। कर्नाटक में इस मौसम में टमाटर की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। कर्नाटक में इस समय आम की मल्लिका, आम्रपल्ली, दशेरी और लंगड़ा जैसी किस्मों के पौधे लगाए जा सकते हैं। यहाँ मूंग और उड़द की फसल को रथुआ रोग से बचाने के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। कर्नाटक में प्याज की खेती कर रहे किसान इनके खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। यहाँ अंगूर के पौधों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। डीडी किसान। धन्यवाद। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुवाई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुवाई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ली, खरपतवार को साफ कर ली। बुआई करते समय कतार की कतार से दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें, बुआई के तुरंत बाद फसल में दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में सुरक्षा सॉफ्टवेयर अपडेट में एक गलती के कारण घंटों तक वैश्विक कंप्यूटर सिस्टम ठप रहने के बाद एयरलाइन से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिपिंग और वित्त की सेवाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। आउटेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वे प्रभावित ट्रैफिक को वैकल्पिक सिस्टम पर रीरूट करने पर काम कर रहा है ताकि आउटेज के प्रभाव को और अधिक तेजी से कम किया जा सके। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि उड़ान संचालन अब सुचारू रूप से चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकबरनगर में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यावरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक नया खतरा है, जिससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब तक सरकार ने 168 करोड़ वृक्षारोपण किए हैं, जिसमें से 75 से 80% पेड़ अभी भी जीवित हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन के मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी का रिजल्ट जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नतीजे जारी किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने आतंकवाद को आर्थिक सहायता समेत हर प्रकार के समर्थन पर रोक लगाने की वकालत की है। यूएनएससी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर भारतीय राजदूत आर रविंद्र प्रभारी डी अफेयर और डीपीआर ने सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन की भूमिका को अहम बताया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।